राजनीतिक गहमा गहमी का दौर खत्म हो चुका है क्योंकि अब निर्णायक घड़ी आ चुकी है। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव है। समीकरण क्या कहते हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा जी इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। काफी देर से आप हमारे साथ हैं और दर्शकों को, जनता को ये बता रहे हैं, यही समझने की आपसे हम कोशिश कर रहे हैं सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार पंजाब के। देखिए, पंजाब के जो राजनीतिक समीकरण है अब केवल इम्तिहान बाकी है। निश्चित तौर पर जो प्रचार होना था वो हो चुका है और खास बात यह है कि लोगों ने क्या, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि लोगों ने क्या विकल्प चुनने का मन बना लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का आभास होता है चुनाव प्रचार के बाद कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक बात तो निश्चित है कि और लोकतंत्र में परिवर्तन स्वाभाविक भी है, एक सामान्य प्रक्रिया भी है। यहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, ठीक है, समर्थन दिखाई दे रहा है, आभास भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि कल मतदान के दिन क्या जो समर्थन दिखाई दे रहा है क्या वोट में परिवर्तित होगा, क्योंकि चुनाव जो है वो परसेप्शन का खेल होते हैं, अवधारणा का खेल होते हैं। और इस समय जो 24 घंटे पहले का समय हमने देखा है या पहले 2 दिन में हमने ये कह लीजिए कि देखा, अब तो 24 घंटे का कम समय रह गया है, जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका है, अकाली दल भी लगा हुआ है और भाजपा भी लगी हुई है। अब देखना यह है कि इस परसेप्शन के सहारे वो कितना लाभ उठा पाते हैं और ये भी देखना होगा कि आप पार्टी जो उसके प्रति जन समर्थन दिखाई दे रहा है उसको कितना वोट में परिवर्तित कर पाने में सक्षम रहती है। सबसे बड़ा समीकरण यही है। बदलाव की बात आपने कही, हालांकि ये बदलाव जैसा आप इशारा कर रहे हैं वो बदलाव किसी किसी के लिए अच्छा भी नहीं होता है हरीश जी। बिल्कुल। जिस परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, ये परसेप्शन किन किन चीजों पर इस बार तय हो रहा है हरीश जी? चूंकि आप जमीनी तौर पर जुड़ी हुई हैं, तमाम समीकरणों को आप देख रहे हैं, इस बार किन किन चीजों पर वो आधारित है? अगला सवाल ये भी होगा कि साइलेंट वोटर्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, पंजाब के पूरा चुनाव का आप परिदृश्य देख लीजिए, चुनाव प्रचार का परिदृश्य देख लीजिए, बहुत सारी ऐसे बातें सामने आई जिनका स्टेट के विधानसभा चुनावों से कोई मतलब, या यूँ कह लीजिए कि जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए उनसे कनेक्शन नहीं था। वास्तविक मुद्दे दब गए और कहीं ना कहीं आप सिद्धू वर्सेस चन्नी का देख लीजिए, क्या मतलब बड़ा अजीब सा लगता है मतदाता को भी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस का घर अपना ही कटा फटा हुआ है, तो मतदाता सोचता है कि मैं इसको वोट क्यों दूं, मैं उसको अपना कंप्लीट वोट क्यों दूं, उसका अपना घर फटा पड़ा है। यहाँ तक अकाली दल का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अकाली दल में सुखबीर बादल के नेतृत्व में अकाली दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि भले ही बसपा के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन चुनाव प्रचार में बसपा को कुछ ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि बसपा का भी एक अपना परंपरागत वोट बैंक है, चाहे वो कितना भी है। अगर अकाली दल और बसपा का वोट कंबाइंड अगर वो आशाओं के अनुरूप पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि अकाली दल की स्थिति में सुधार होने वाला है। यहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, पिछली बार मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मालवा इलाके में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जीतने के बाद पार्टी का क्या हाल हुआ, पार्टी के कुछ लोग इधर उधर चले गए, पार्टी पे दो फाड़ भी हुए, पार्टी के एमएलए भी, विधानसभा में भी यहाँ हुआ, डिवीज़न हुआ, कुछ लोग इधर गए कुछ लोग उधर गए, सबने अपने अपने भविष्य और अपनी अपनी सोच के अनुसार काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने यानी कि चंडीगढ़ से लेकर के अटारी बॉर्डर तक अपना संगठनात्मक ढांचा जो है उसको कहीं ना कहीं मजबूत किया है, अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। जो जनाधार बढ़ा हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके कार्यकर्ता बहुत सक्रिय एक्टिव नजर आते हैं, सीमांत क्षेत्र में भी उनके कार्यकर्ता नजर आते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यह है कि जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती हैं उन्हें अपना वोट बैंक निकालने में कुछ ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ के ऊपर उनका, चाहे वो गुजरात में करते रहे हैं, एक न एक प्रभारी नियुक्त किया जाता है, उनकी परिचय वो 2-3 महीने पहले ही हर अपने मोहल्ले के वोटरों से संपर्क स्थापित करने लगता है। जहाँ तक आप पार्टी, कांग्रेस का भी अपना जनाधार है, लेकिन इस समय थोड़ा सा उसको डैमेज जितना हो चुका है उसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, जो आप पार्टी से जुड़े हैं, वो एक तो जिसे हम कह लीजिए कि एक तरह से नई
अब अगर वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल की बात की, आज ही उन्होंने स्मार्ट क्लासेस का दिल्ली में उद्घाटन किया और वो इस बात को कहने में कहीं परहेज नहीं कर रहे कि मैं जो भी उन पर आरोप लगे आतंकवादियों के साथ या आतंकवाद समर्थकों के साथ बैठक करने के, वो कभी विश्वास उनके कभी मित्र रहे, उन्होंने लगाया, लेकिन वो इस बात को दोहराने में भूले नहीं हैं कि मैं स्वीट आतंकी हूँ जो अस्पताल और स्कूल बनाता है। उन्होंने पंजाब के चुनाव में दिल्ली मॉडल को जमकर भुनाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि पंजाब की आवाम, पंजाब की जनता उनके इस मॉडल से कितना प्रभावित होकर के अपनी वोट उन्हें डालती है। अब हरीश जी, इस बार एक अलग तरह की चीज़ देखने को मिले, ना सिर्फ मैं पंजाब की बात करूं बल्कि जितने भी अमूमन राज्यों में चुनाव हुए हैं, आपने देखा इस बार एक नया टेक्सचर आया है। यह है घोषणा पत्र का बहुत लेट से आना। आपने देखा कांग्रेस ने भी हाल फिलहाल ही जारी किया है। जो ये चीज़ें हैं, पहले एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होता था कि आप पब्लिक के बीच किन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। अब ये जो देरी है, आप जनता के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये जो टेक्सचर में बदलाव आया है किन वजहों से आया और उसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं घोषणा पत्र तो कहीं संकल्प पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए अलग तरह से घोषणा पत्र जारी किया है। किसी राज्य में मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रूप से घोषणा पत्र को देखें तो घोषणा पत्र के कितने वायदे जो हैं वो मतलब चुनाव जीतने के बाद वो पूरे नहीं हो पाते या आप लक्ष्य साधन नहीं कर सकते। इस बार जो आप टेक्सचर की देरी की बात कर रहे हैं, सबने एक दूसरे को देख करके कोशिश की है कि कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल जी ने अपनी मुफ्त घोषणाएं मतदाताओं के लिए की है तो चन्नी साहब ने या कांग्रेस पंजाब ने भी कुछ ऐसी ही घोषणाओं का अनुसरण किया है। चाहे वो आलोचनात्मक दृष्टि से कोई भी पहलू हो, उसके विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है या सपा का सवाल है, वो भी एक तरह से इसी होड़ में शामिल होते हैं। देखिए, घोषणा पत्र का फायदा तभी होता है जब वो जनता की कसौटी पर खरा उतरे। हमने बहुत सारे घोषणा पत्र इतने सालों में देखे हैं जो जिनमें कुछ मुद्दों को लेकर के बाकी सब अधूरे के अधूरे रहते हैं और कई बार तो विरोधाभास भी पैदा होता है। जो घोषणा पत्र में कहा गया होता है उसके बिल्कुल विपरीत काम किया जाता है। तो घोषणा पत्र तो फिर घोषणा पत्र है। अब इस बात को लेकर के एक राष्ट्रव्यापी बहस भी शुरू हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है कि ये जो मुफ्त घोषणाएं होती है वो क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से मतदाताओं को सीधे आप रिश्वत देने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि वेलफेयर स्टेट की जो परिभाषा है उसको अगर हम देखें तो सरकारें वही मतलब सफल हो कही जा सकती है कि वेलफेयर स्टेट की परिभाषा पर करें जो जनता के हित में काम करे। लेकिन सवाल यह है कि अगर लैपटॉप और टैबलेट बांटने से अगर एजुकेशन का लक्ष्य पूरा होता तो मुझे कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सर, हम घोषणा पत्र के टेक्सचर को लेकर चर्चा कर रहे थे, देरी को लेकर चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इस बार 1 करोड़ जो महिला मतदाता हैं, साइलेंट वोटर्स, सर उनका जिक्र भी करना होगा। साइलेंट वोटर्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में आपने देखा कि इन्हीं साइलेंट वोटर्स ने पूरे गेम को अंत समय में पलट दिया। देखिए, यहाँ तक साइलेंट वोटर्स या कह ले कि अंत समय अपना मन बदलने वाला या जिसे हम फ्लिकरिंग वोट कहते हैं, क्योंकि चुनावों में क्या होता है कि 1 या 2% के अंतर से सरकारें बदल जाती हैं। बिल्कुल, 1 या 2% अंतर से बहुत सारा उथल पुथल हो जाता है। अब सवाल यह है कि आपने पूछा कि महिलाओं का कितना योगदान रहेगा। निश्चय ही अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो इस बार वहाँ भी महिलाएं जो हैं वो बड़ी मतदान में उनका वोटिंग कहीं पुरुषों से भी ज़्यादा रहा और ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। महिलाएं, अब महिलाओं के बारे में बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आप पार्टी ने तो ये की है कि वो 1000वें महीना हर महिला को देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो। बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस ने भी की है। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं का विज़न क्या कहता है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि महिलाएं किस तरीके से सोचती हैं। लेकिन हो सकता है कि ग्रामीण इलाके के लोग जो है वो ट्रेडिशनल वोटों से, ट्रेडिशनल पार्टियों से जुड़े हुए, शहर के ही मतदाता जो है वो हो सकता है कि विकल्प की तलाश में हो। अब महिलाएं विकल्प की तलाश में है या नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब महिलाओं के वोट ट्रेडिशनली पार्टियों को जाएंगे या नई पार्टी को जाएंगे या नए विकल्प के झोली में गिरेंगे, इसका अंदाज़ा
अंतिम परिणाम तक हमें इंतजार करना होगा। बहुत कम समय सर, एक आखिरी सवाल हॉट सीट को लेकर, जितनी भी पंजाब विधानसभा चुनाव में हॉट सीटें हैं उनके समीकरण आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, हॉट सीट अब चन्नी जी तो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, भदौड़ से और चमकौर साहब से वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हालांकि आज उन्होंने भदौड़ साहब में कि भदौड़ की गौशाला में जाकर के गाय को पेड़े भी खिलाए हैं और उनकी सेवा भी की है, चारा भी खिलाया है। ये उनकी एक धार्मिक आस्था का प्रतीक मान लीजिए, जहाँ जैसे जो भी आप माने। अब सवाल यह है कि जिस तरह से बाकी पार्टियां ये शोर कर रही हैं, वो दोनों सीटों से हार रहे हैं, ये तो खैर एक परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात होती है। लेकिन ये है कि चाहे वो भगवंत मान हो, उनके सामने गोल्डी खड़े हैं जिनका क्षेत्र में अपना प्रभाव रहा है। अगर हम बात करें अपने मजीठिया जी वाली सीट की, पूर्वी अमृतसर की, तो वहाँ से तो जो गुरु हैं, कॉमेडी के गुरु कभी कहलाते थे, तो उनका मुकाबला हम निश्चित रूप से ये एक तरफा नहीं देख सकते कि इसकी जीत तय है, उनकी जीत तय है। निश्चित तौर पर, यानी हॉट सीट पर भी मुकाबला बेहद हॉट है। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया हरीश चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंजाब के सियासी समीकरण को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल का दिन बेहद खास और आज रात जो है वो रत जगे की रात है। तमाम दलों के प्रत्याशियों को नींद शायद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ईवीएम में किस्मत कैद हो जानी है और ये पिटारा खुलेगा 10 मार्च को। लेकिन एक अपील यही कि इस बार जरूर आप मतदान में सक्रिय तौर पर हिस्सा लीजिए, अपना मतदान दीजिए, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएच प्राइम। नमस्कार।